ओके जी, हम यहाँ पे थे बेटा लास्ट टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम डिस्कस कर रहे थे बिजनेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, कंपनी क्या होता है। और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि कंपनी का गोल क्या होता है, कि जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है वो कंपनी के गोल को अटेन करने के लिए काम कर रही होती है। यानी कंपनी का गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो सही तरह से काम नहीं करती तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होता है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर, और उस कॉन्फ्लिक्ट को बेटा हम नाम देते हैं एजेंसी प्रॉब्लम का। तो एजेंसी प्रॉब्लम को कैसे कम करते हैं ये हमने पढ़ लिया था, ये भी पढ़ना था। नहीं सर, ये पढ़ना हमने अभी पढ़ना था, ओके। यानी एजेंसी प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करते हैं फिर। ओके जी, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, एजेंसी प्रॉब्लम से ही। दोबारा मैं इसकी डेफिनेशन आपको दोबारा बताता हूँ, देन फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। एजेंसी प्रॉब्लम बेसिकली होता है क्या है बेटा, कि जब आपकी मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं तो उस कॉन्फ्लिक्ट्स को हम नाम देते हैं एजेंसी प्रॉब्लम का। नो द क्वेश्चन इज दैट कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों क्रिएट होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स बेटा क्रिएट होने की रीजन ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी मैनेजर को हायर किया, उस मैनेजर का काम है कि उसने आपके लिए काम करना है, तो द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर इज कॉल्ड एजेंसी प्रॉब्लम। और शेयर होल्डर बेटा मैंने लास्ट टाइम भी आपको कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, और डेफिनेटली बेटा जो मैनेजमेंट होती है उसको काम करना चाहिए ओनर के लिए। अच्छा, अब प्रॉब्लम आ गई, आपकी जो मैनेजमेंट है वो सही तरह से काम नहीं कर रही। आपकी जो मैनेजमेंट है वो सही तरह से काम नहीं कर रही। अब आपने मालिक बन के सोचना है कि आप कंपनी के मालिक हैं और आपकी जो मैनेजमेंट है वो सही तरह से काम नहीं कर रही। आपने अपनी मैनेजमेंट को ठीक करना है। तो अच्छे से अच्छा काम और बुरे से बुरा बेटा तरीका, कौन सा तरीका आप मेथड अडॉप्ट करेंगे इसको उनको ठीक करने के लिए, अच्छे से अच्छा भी और बुरे से बुरा भी। जी, वन बाय वन मालिक बन के सोचना है। आप कंपनी के मालिक हैं और आपकी जो मैनेजमेंट है वो सही काम नहीं कर रही है। अब आपने उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। कैसे ठीक करेंगे, क्या क्या तरीके अपना सकते हैं जी? एनीवन, जो भी आपके माइंड में आता है, ऑनर बन के सोचना है आपने। सर बुरे से बुरे तरीके में यही है कि ज्यादा हम उनको यही है कि उसको निकाल देंगे। ओके, यानी जी आपने सर। बोला जी आप उनको फायर फ्रॉम जॉब कर दें। ओके ठीक है, और सर उनको जो है कोई हैवी फाइन वगैरह कर सकते हैं। ओके चलें, उसको मैं सर नाम देता हूँ उन्हें वार्निंग सर लेटर। उन्हें शेयर जी जी सर बोले। उन्हें भी साथ में ऑनर बनाया जा सकता है, ताकि अगर फिर वो सही से काम नहीं करेंगे तो उनको यस, खुद भी ये नुकसान होगा। लास्ट टाइम किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, तो मैंने कहा था कि मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। किसी ने मेरे ख्याल ये क्वेश्चन किया भी था लास्ट टाइम। शेयर्स ऑफरिंग की थर्ड, इन्होंने बोला जी कि उनको शेयर्स ऑफर करें। ओके, ये भी तरीका ठीक है। फोर्थ, और कोई तरीका, मतलब आपकी मैनेजमेंट को ठीक करना है, आपने जॉब से निकाल दिया, उनको वार्निंग लेटर इशू कर दिए, और अच्छे से अच्छा तरीका ही बताएं बेटा, कोई अच्छा तरीका ही बताएं, बेहतर तरीका भी सोचें। सर सर उनकी सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज कर दें ताकि पर्सनल बेनिफिट के लिए काम ना करें। बिल्कुल ठीक हो गया, इंसेंटिव्स बढ़ाएं उनको इंसेंटिव्स दें। उन्होंने बोला जी कि आप उनको लालच दें, भाई अगर अच्छा काम करेंगे तो हम आपको इतना बोनस देंगे, ये करेंगे वो जिस तरह अक्सर हम करते हैं, ताकि लोग मोटिवेट हों और उनको पता चले कि यार मैं अगर अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मुझे इंसेंटिव्स अच्छे मिलेंगे। और इसके अलावा सर ये इसके अलावा इसे डेट एक हो सकती है कि अगर हम उनको शेयर मतलब वो ओनर ना भी बनाए तो उनकी जो सैलरी है वो इस बेस पर हो कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उनको प्रॉफिट होगा, और अगर ये लॉस में जाएगी तो वो भी लॉस में जाएगी। वो बेटा फिर शेयर की मद में आ जाएगा ना। जब आप देखें, जब आपने प्रॉफिट शेयरिंग की बात करते हैं तो उसके लिए फिर आपको शेयर होल्डर करना पड़ेगा उनको, अदरवाइज क्योंकि कंपनी के अंदर जब तक आप शेयर नहीं खरीदते आपकी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं हो सकती। ये उस बिजनेस के लिए तो ठीक है जो पार्टनरशिप वगैरह है या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, वहां पे तो ये मसला चल सकता है कि जी हाँ ठीक है भाई, अगर पार्टनर्स को आप कह देते हैं यार अगर तुम अच्छा करोगे तो मैं आपको इतने परसेंट इसमें से प्रॉफिट दे दूंगा, लेकिन कंपनी के अंदर तो होता ही प्रॉफिट शेयरिंग है। और प्रॉफिट शेयरिंग उस वक्त होनी है जब आप लोगों ने शेयर्स खरीदने हैं। अच्छा, मैंने लिखा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनको ट्रेन करें। हो सकता है बेटा कुछ लोगों को काम करना नहीं आता हो, वो गलती से गलत काम कर रहे हो, तो आप उनकी ट्रेनिंग कर दें। मॉनिटर, उनकी मॉनिटरिंग रखें कि कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है। अगर आप मॉनिटरिंग रखेंगे तो मे पॉसिबल जो है कुछ लोग ठीक हो जाएं। फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर आप हमारी मॉनिटरिंग ना करें, कोई जी क्लासेस हो रही हैं या नहीं हो रही, तो हमारा दिल करे हम क्लास लें, हमारा दिल करे हम क्लास ना लें। लेकिन अगर हमें पता हो कि हमारी मॉनिटरिंग हो रही है, हमारा चेक एंड बैलेंस हो रहा है, तो फिर काफी सारे टीचर जो हैं वो क्लासेस लेना शुरू कर देंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ थोड़ी सी,
लेकिन अगर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो डेफिनेटली बेटा फिर किसी का दिल करेगा क्लास ले, किसी का दिल करेगा वो क्लास ना ले। तो मॉनिटरिंग से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा हाउ टू रिड्यूस इट, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा रिड्यूस, मैंने यहाँ पे रिमूव का वर्ड क्यों नहीं लिखा कि इस प्रॉब्लम को हम खत्म क्यों नहीं कर सकते। एग्जाम्पल सुने, मैं आपकी क्लास को पढ़ा रहा हूँ, आपकी क्लास का मेरे साथ क्लैश हो गया, आप कहते हैं कि हमने सर अदनान से नहीं पढ़ना, ये नहीं सही नहीं पढ़ाते, क्लास से नहीं लेते, फॉर एग्जांपल जो भी आपके माइंड में है, क्लैश हो गया हमारा, आपने मैनेजमेंट से कहा, मैनेजमेंट ने मुझे चेंज कर दिया, यानी क्लैश था मेरा और आपके दरमियान, तो मैनेजमेंट ने मुझे चेंज कर दिया, तो क्या ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी? नो सर, खत्म तो नहीं हुई, क्यों क्योंकि खत्म? जो नेक्स्ट पर्सन आएगा उसमें भी हाँ जी बोले आदिल बोले। सर, जो न्यू टीचर्स आएंगे उनके बारे में भी कंफर्म नहीं है ना कि वो अभी प्रॉपर करेंगे या नहीं। यस, दैट्स द बेटा मेन रीजन कि जब तक जो नेक्स्ट बंदा आएगा कि गारंटी नहीं है कि वो बंदा भी आपको सही तरह से पढ़ाएगा, यानी मे पॉसिबल मेरे से कुछ लोगों का क्लैश हो, लेकिन कुछ लोगों का जो क्लैश है वो किसी दूसरे टीचर से हो जाए। सो दैट्स व्हाई जब तक हम इस प्रॉब्लम को हम कम तो कर सकते हैं, वेयर देयर इज अ ह्यूमन बीइंग देयर इज अ प्रॉब्लम, जब तक बेटा आप दो या दो से ज्यादा लोग होंगे उनमें प्रॉब्लम आता रहेगा। अक्सर आप ऐड देखते होंगे, आपका उसका साबुन का देखते हैं, सेफगार्ड का या कोई भी आता है सोप, तो जब जरासीम के ऊपर से गुजरता है तो एक जरासीम रह जाता है, तो वो भी बेसिकली यही मैसेज दे रहे होते हैं कि दे आर रिड्यूसिंग द जर्म, दे आर नॉट रिमूविंग द जर्म। तो 100% बेटा इसको ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसको कम से कम कर सकते हैं ये मेथड यूज करके। इनमें से कौन सा मेथड आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है जो लिखे हैं 5-6? 6 वाला मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। किसी को मॉनिटरिंग अच्छा लग रहा है, किसी को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अच्छा लग रहा है। ठीक है, कोशिश ये करनी चाहिए हम लोगों को कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा मेथड जो है वो अडॉप्ट करके इनको ठीक करें। तो मेरे इसमें से जो सबसे बेस्ट मेरी नजर में है वो शेयर्स ऑफरिंग है। इसमें हम ना तो उनको बर्डनाइज कर रहे हैं, शेयर्स ऑफ शेयर्स हाँ, ना हम उनको डरा धमका रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि आप कंपनी के शेयर्स खरीद लें। अगर वो कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं तो वो कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। अगर वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे तो फिर क्या होगा कि उनको पता है अगर कंपनी लॉस में गई तो मेरे पास भी इसी कंपनी के शेयर है, तो मैं भी लॉस में जाऊंगा। मैं लेकिन ये नहीं कह रहा कि 100% ठीक है, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि वी आर रिड्यूसिंग दिस प्रॉब्लम। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ढीठ होते हैं, वो कहते हैं ठीक है यार क्या कितना का लॉस हो जाएगा, मेरे पास 100 शेयर है, 100 शेयर के पैसे डूब जाएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से मुझे कमीशन मिल रहा है लाखों रुपए में, तो फिर भी गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो मतलब हम लोगों को 100% ठीक नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा करने से प्रॉब्लम को थोड़ा कम किया जा सकता है। मॉनिटरिंग भी ठीक है, लेकिन बेटा मॉनिटरिंग जब कंपनीज बहुत बड़े लेवल पे होती है तो हम लोग उसको मॉनिटर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे बैठा लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास पेप्सी कंपनी के शेयर है, मैं शेयर होल्डर हूँ। अब मैं यहाँ लेक्चर ले रहा हूँ, मुझे क्या पता पेप्सी कंपनी में इस वक्त फाइनेंस मैनेजर क्या कर रहा है, मार्केटिंग मैनेजर क्या कर रहा है, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर शेयर होल्डर जाके कंपनी को मॉनिटर कर सके। सो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। इसी तरह ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज आल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, उनको ट्रेन करें। मे पॉसिबल कुछ लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से उनको काम करना नहीं आ रहा, तो आप उनको ट्रेन करें। और इतनी जल्दी फर फ्रॉम जॉब नहीं करते बेटा, याद रखिएगा, क्योंकि जब आपने लोगों को हायर किया होता है तो आप एक उसको प्रोसेस में से गुजार के लाए होते हैं। एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, आप एडवर्टाइजमेंट देते हो, आपके खर्चा हुआ होता है, आपने प्रॉपर लोगों को सिलेक्ट किया होता है, लेकिन आप अगर फौरी तौर पर उसको निकालने का डिसीजन लेंगे तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। उनको पहले ठीक करने की कोशिश करें। हाँ, लेकिन अगर वो बंदा नहीं ठीक हो रहा, ढीठ है बंदा, तो फिर आप उसको जॉब से निकाल सकते हैं। अदरवाइज हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि हमने इन्हीं बंदों को ठीक करना है। लेकिन अगर वो बंदा फिर भी ठीक नहीं होता तो फिर बेटा सेकंड ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, जो मैंने आपको बताया कि जी हम उनको जॉब से निकाल सकते हैं। ये था बेटा हमारे पास एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है एंड हाउ टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम। यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम तो ये क्वेश्चन। सर अगर हम कंपनी में कंपटीशन क्रिएट कर दें तो उसकी मदद से भी प्रॉब्लम्स कम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कंपनी में कंपटीशन तो बेटा होता ही है एम्प्लॉयज के दरमियान। वो यही वाली बात जो मैंने ये देखी, ये जो हमने 4th नंबर पे लिखा है, ये वही चीज है। इंसेंटिव्स अगर आप परफॉर्मेंस बेस कर दें, आप कहेंगे भाई जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको अच्छा इंसेंटिव मिलेगा, उसको बोनस मिलेगा, उसको ये मिलेगा, उसको वो मिलेगा, जिस तरह एम्प्लॉय ऑफ द ईयर होता है, हम गाड़ी देंगे, मतलब कोई भी चीज उनको दे दें उनको मोटिवेट करने के लिए। इट्स अ गुड ऑप्शन, ऐसे भी कम की जा सकती है। अब मे जी पॉसिबल सर। कुछ लोगों की सैलरी कम हो और इस वजह से वो 2 नंबरियां कर रहे हैं कि यार हमारी सैलरी बहुत कम है, हमारा गुजारा नहीं हो रहा। उनके बारे में सोचें कि उनको आपने कैसे करना, उनको मोटिवेट करें, उनको लालच दें कि भाई ठीक है अगर आपकी सैलरी कम है, अगर आप ये परफॉर्म कर दोगे तो हम आपको इतना बोनस दे देंगे। तो ये पॉसिबल, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग ठीक हो जाएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हाउ टू रिड्यूस इट। लेकिन मे पॉसिबल अगर 10 लोग गलत काम कर रहे हैं तो 10 में से मे भी 4-5 ठीक हो जाएं। तो दैट्स वाई हमारा मकसद ये है कि हमने इस प्रॉब्लम को कम से कम करना है ताकि लोगों के दरमियान ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक हो गया? और बेटा कोई क्वेश्चन? जी सर। सर हम इसमें रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं क्या कर टाइम टू सकते टाइम।
सर टाइम टू टाइम अगर हम रिप्लेसमेंट कर सकें, फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स में और जो हमारी बीओडी है उनके दरमियान में, कि आपके पास जो टेन्योर है वो 2 इयर्स का है या 3 इयर्स का है, तो वो इसके तो अंदर कोई अगर मसला इतना नहीं, प्रॉफिट। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। वो तो एक मैनेजरियल इश्यूज है ना, वो तो एक मैनेजरियल इश्यूज है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, अब देखें, अब आपने 2 साल के लिए एक बंदा रखा, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं, आपने 2 साल के लिए बंदा रखा, उस बंदे ने पहले साल ही आपकी कंपनी का बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया, फिर क्या करेंगे? मकसद तो यही है ना हमारा। तो अब वो जी जिसने सर। पहले साल काम खराब करना शुरू कर दिया, अब उसको ठीक कैसे करना है हमने? उसको ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन अगर वो नहीं ठीक होता तो फिर इसका हल ये नहीं कि हमने अपना नुकसान करवाते रहना है। फिर डेफिनेटली इसको जबरदस्ती भी उतारा जा सकता है, उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। जी सर ठीक। अभी आपके सामने एक रिसेंट एग्जांपल आई है, क्या हुआ भला कल परसों, एक आपका चेयरमैन चेंज किया गया। कौन सा चेयरमैन चेंज किया गया? सर HEC के चेयरमैन को एचईसी का चेयरमैन। बता रहा उसका है। टेन्योर कितने साल का होता है? 4 का था, अब 2 कर दिया। 4 साल का था, उसको 2 साल से पहले तकरीबन 2 साल हुए थे, उसको 2 साल में ही फारिग कर दिया गया, और टेन्योर भी 2 साल कर दिया गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट वैसे ही। अब मुझे नहीं पता क्या इशू से, अल्लाह बेहतर जानता है कि वाकई एचईसी को नुकसान हो रहा था या उसने गलत डिसीजन लिए थे, जो भी था, जो भी उसकी इंक्वायरी हो रही थी, दैट इज अनदर इशू। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई वाकई ऐसा इशू था तो देखिए उन्होंने आपके सामने उस बंदों को रिप्लेस कर दिया। अब नया बंदा आएगा, गारंटी नहीं कि नया बंदा आगे बड़ा कोई पाक साफ आएगा, लेकिन हो सकता है उसके इससे भी ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाएं। सो दैट्स व्हाई इस प्रॉब्लम को हमारी कोशिश होती है हम कम से कम करें। लेकिन अगर कोई बंदा नहीं ठीक हो रहा तो फिर डेफिनेटली बेटा हम क्या कर सकते हैं, उसको हम टर्मिनेट भी कर सकते हैं। ओके, एक छोटा सा बेटा कॉन्सेप्ट और है फाइनेंशियल मार्केट्स का, जो लास्ट नीचे लिखा हुआ स्लाइड्स के अंदर, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, वो फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, ये टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल की तरफ ले जाऊंगा, ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा थ्योरेटिकल का। इसके बाद जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें आपके न्यूमेरिक्स यूज होंगे, यानी हम उसमें वो जो मैंने आपको काउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ाई थी, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना, हमें आपको रिकॉर्डिंग करना सिखाऊंगा, क्लासिफाई करना सिखाऊंगा और समराइज करना सिखाऊंगा। उसमें प्रॉपर हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चले जाएंगे। आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप क्लास लें नेक्स्ट, यानी आज की क्लास के बाद जो हमारी क्लासेस होंगी, उसमें आप लोग रजिस्टर पेंसिल अपने पास रखें। कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी, मैं आपको बोलूंगा, आप लोगों ने मुझे फौरी तौर पर लिख के मुझे बताना होगा कि सर इसका मतलब, पहले मैं सिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा इसको बताइए आप कैसे आपने रिकॉर्ड करना है, तो आपने साथ साथ इसको रिकॉर्ड करना है। अगर ऐसा करते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, क्योंकि अब इसके बाद जो हमारी क्लासेस होनी है वो सारी की सारी न्यूमेरिकल बेस ही होनी है। उसमें मैंने आपको सारे के सारे ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी सिखानी है, डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो नॉट मोर देन मेरा ख्याल 20-25 सेकंड्स की बात कर रहा हूँ कि आप उसके अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिर्फ आपने अंडरस्टैंडिंग अपनी प्रॉपर रखनी है। पहले वहां जाने से पहले ये एक छोटा सा टॉपिक रहता है फाइनेंशियल मार्केट्स वाला। तो टेल मी बेटा व्हाट इज मार्केट? मार्केट क्या होती है? अगर मैं आपसे सिंपल डेफिनेशन, फाइनेंशियल मार्केट्स को छोड़ दें, मार्केट क्या होती है? सर ये प्लेस होती है डिफरेंट बिजनेस जहाँ पर हो रहे हैं, ओके, प्लेस होती है जहाँ एक पे, प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। ओके, एक प्लेटफॉर्म होता है और जहाँ से आपको चीज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ओके चले सर फॉर एग्जांपल, मार्केट में जी बोले सर बोले अनस। मार्केट में बेसिकली ना जो आपकी कीमतें होती हैं वो ऊपर नीचे होती है ओके ठीक है, यानी अगर हम आसान अल्फाज में हम इसको डिफाइन करें तो हम ऐसे पढ़ते हैं कि मार्केट किसी जगह का नाम है जहाँ पे हम चीजों की खरीदो फरोख्त करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे चीजें खरीदी जाती हैं या बेची जाती हैं। नो डाउट यही डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ जी कि मैं यहाँ पे भी आपके सामने हम ऑनलाइन बैठे हैं, मैं आपसे कहूँ कि ये मेरे पास मोबाइल फोन है, आई वांट टू सेल दिस मोबाइल फोन फॉर एग्जांपल, और आप में से कोई बंदा इसको खरीदना चाह रहा है, तो क्या ये जो इस वक्त हम बैठे हैं ये हमारे लिए मार्केट कहलाएगी? सर ये मार्केट निकल आएगी हमारे लिए। सर वो प्लेस होती है सर, उसमें बाकायदा रेट्स होते हैं चीजों के, मार्केट्स में इसका रेट देखा जाएगा कहाँ पर अच्छा चले, सर फॉर आज एग्जांपल, के दौर में डिजिटली ये भी मार्केट ही लाएगी, क्योंकि ई कॉमर्स का दौर आ गया, तो आगे इसको भी मार्केट की प्लेस में भी आ जाएगा। ओके ठीक हो गया। उन्होंने बोला जी ई कॉमर्स में ले चले, मैं एक छोटी सी एग्जांपल चेंज करता हूँ। आप यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, फॉर एग्जांपल अपने डिपार्टमेंट में हैं, डिपार्टमेंट के बाहर आप निकलते हैं तो बाहर 2-3 आइसक्रीम वाले खड़े हैं, तो आइसक्रीम आप वहां से लेके आइसक्रीम खाना शुरू कर देते हैं, तो क्या वो जो जगह है वो आपके लिए उस वक्त मार्केट होगी? गेट के बाहर ले लें, यूनिवर्सिटी गेट के बाहर ले लें, चले यूनिवर्सिटी गेट के बाहर 5-7 लोग आइसक्रीम वाले खड़े हैं और आप लोग खरीदने वाले हैं, आप लोगों ने आइसक्रीम खरीदी, उसने बेची, तो क्या वो जगह जो जिस रोड के ऊपर वो बंदा खड़ा है क्या वो मार्केट कहलाएगी? जी सर। नो सर वो नहीं गिराई। क्यों नहीं कहलाएगी बेटा? दैट्स माय क्वेश्चन ना। अब मार्केट को किस तरह ले रहे हैं कि मार्केट में चीजों की क्या होती है, प्राइसेस तो वो बता रहा है आपको तो भाई ये आइसक्रीम इतने की है, ये आइसक्रीम इतने की, ये आइसक्रीम इतने की है। सर उधर केवल सिर्फ एक आइसक्रीम वाला खड़ा हुआ है, या उधर उस बाकी जो मैंने बिजनेसेस 5-6 हैं बोले और भी सारे होते बेटा, मैंने 5-6 बोले, 10 कर ले चले। हैं। लेकिन सर वो तो सारे एक ही बिजनेस कर रहे हैं और उसका बकायदा कोई रेट सेटअप नहीं है, हर बंदा इंडिविजुअली तौर पर उधर खड़ा हो।
यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो है, अब अगर मार्केट में जाए तो वहां पे तो इंडिविजुअल लोग ही बैठे हैं अपनी अपनी शॉप्स खोल के, एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे। लेकिन सर वो कायदा पॉलिसीज होती हैं उसकी, अच्छा उसको ज्यादा डीप नहीं पता। चले, अक्सर बेटा गली मोहल्लों के अंदर आजकल बाजार लग रहे हैं, संडे बाजार, मंडे बाजार, वेडनेसडे बाजार, इस तरह के जुमा बाजार जिस तरह लगते हैं, वो एक स्पेसिफिक जगह पे लोग आके बैठते हैं वहां पे, उस दिन के लिए क्या वो जगह मार्केट होगी? मैं जी मुख्तलिफ सर, जी एग्जांपल सर, मैं हाँ जी, एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्केट लेकिन देखिए वो होगी मार्केट मार्केट। जुमा बाजार है, वो जुमे वाले दिन सिर्फ लगी, उसके बाद वो खत्म होगी। मार्केट होगी सर। याद रखिएगा बेटा, चीज मार्केट तो है ना कि खरीदनी है बेचनी है, ये तो नहीं ना जरूरी कि 100 दुकान ही हो तो फिर ही उसको मार्केट कहेंगे, या कोई फिक्स ही मतलब है तो प्लेस जहाँ भी कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, लेन देन हो रहा है, तो वो मार्केट ही कहलाएगी ना। बेटा, यस, बट दैट्स द राइट कॉन्सेप्ट। बेसिकली मार्केट एग्जिस्ट एवरीवेयर बेटा। तो ये जब अनस ने बेटा बात की, बिल्कुल सही बात की कि मार्केट के लिए लाजमी नहीं है कि वहां पे कोई 100-200 बंदा होगा तो ही हमने मार्केट उसको कहना। मार्केट एग्जिस्ट एवरीवेयर बेटा। अभी अगर हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग एंड परचेजिंग शुरू कर दें, आपस में एक दूसरे से चीजें खरीदना या बेचना शुरू कर दें बैठे बैठे, तो ये भी बेटा हमारी मार्केट ही कहलाएगी। हाँ, ये हो सकता है कुछ मार्केट्स परमानेंट बेसिस पे होती हैं, कुछ मार्केट्स टेम्पोररी बेसिस पे होती हैं, या कुछ शॉर्ट टर्म होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होती हैं। जिस तरह आप कहीं हम अनारकली बाजार चले जाते हैं, अमीनपुर बाजार चले जाते हैं, तो वो डेफिनेटली बेटा बहुत पुरानी पुरानी मार्केट्स हैं, वो भी मार्केट्स ही हैं आपकी। ये जुमा बाजार सिर्फ जुमे वाले दिन लगता है, इट्स अ टेम्पोररी मार्केट। जुमे वाले दिन लगा, जुमे के बाद उस मार्केट ने आपके पास उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। सो मार्केट एग्जिस्ट एवरीवेयर, याद रखिएगा बेटा, मार्केट हर जगह पे पाई जाती है। और मार्केट को बेसिकली हम डिफाइन करते हैं कि इट्स अ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है वे ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग। तो जहां पे भी आप वे ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग करेंगे वो आपके लिए मार्केट है, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो एक दिन के लिए है, चाहे वो सड़क के ऊपर है, चाहे वो आमने सामने आप कर रहे हैं खड़े होकर एक दूसरे के साथ, उस वक्त के लिए वो मार्केट है, चाहे वो 10 मिनट के लिए मार्केट है, चाहे वो 20 मिनट के लिए, चाहे वो आधे घंटे के लिए, चाहे वो 3 घंटे के लिए। सो मार्केट एग्जिस्ट एवरीवेयर। अच्छा, हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट्स बेटा क्या होती हैं? ऐसी मार्केट जहां पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग होती है। सिक्योरिटीज का मैंने आपको पहले बताया हुआ है, द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेज। सिक्योरिटीज मीन बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज मीन शेयर्स, जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं कि जी हम शेयर खरीदेंगे कंपनी का तो शेयर होल्डर कहलाएंगे। ये बातें मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। तो सिक्योरिटीज का मतलब होता है पेपर। पेपर का मतलब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो कहती है जी मुझे 10 लाख रुपए इकट्ठा करना है, वो 100 रुपए का पेपर इशू कर देती है। हम वो पेपर खरीदते हैं, कंपनी को 100 रुपया दे देते हैं। उस पेपर के ऊपर हमें क्या मिलता है? अगर उस पेपर का नाम शेयर है तो वो शेयर होल्डर कहलाएंगे। उस पेपर का नाम अगर बॉन्ड है तो बॉन्ड होल्डर कहलाएंगे। मुख्तलिफ पेपर्स हैं बेटा मार्केट में, हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स मुख्तलिफ नामों से अवेलेबल हैं। तो ऐसी मार्केट जहां पे पेपर्स का लेन देन होता है, पेपर्स मीन सिक्योरिटीज का लेन देन होता है, यानी इसमें ये नहीं बेचते कि ये आप मोबाइल खरीद लो या ये आप कपड़ा खरीद लो, नो। यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग होगी, यानी हम लोगों ने पेपर्स खरीदे होंगे, हम आपस में खरीदेंगे या फरोख्त करेंगे। अच्छा, याद रखिएगा बेटा, सिक्योरिटीज के अंदर मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि एक सिक्योरिटी होती है जिसका नाम होता है शेयर। ये भी एक पेपर का नाम है। अगर आप शेयर खरीदेंगे तो आप कंपनी के शेयर होल्डर कहलाएंगे, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ऑनर्स कहलाते हैं। ये मैंने आपको कंपनी के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ाया था, जब मैंने आपको कंपनी पढ़ाई थी तो मैंने वहां पे ये बात बताई थी। तो बेटा सिर्फ शेयर एक ऐसा पेपर है जो आपको ओनरशिप देता है, इसके अलावा कोई भी पेपर किसी भी नाम से मिले, मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको मार्केट की टाइप्स के अंदर पढ़ाऊंगा, मुख्तलिफ पेपर्स मिलेंगे, कोई भी पेपर किसी भी नाम से बेटा मिले, उसके ऊपर आपको जब खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपको क्या मिलता है? उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। जबकि अगर आप शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर्स के ऊपर क्या मिलता है? सर हमें कैपिटल गेन भी मिलता है और डिविडेंड भी मिलता है। ओनरशिप भी मिलती है, डिविडेंड। डिविडेंड बेटा इसको बोलते हैं, ठीक है। ओनरशिप तो मिलती है, लेकिन आप प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? एक डिविडेंड की सूरत में और एक कैपिटल, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, कैपिटल गेन की सूरत में। यानी कैपिटल गेन की। जी, अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो कंपनी एक तो आपको हर साल के एंड पे जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ हिस्सा देगी, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। और कैपिटल गेन का मतलब होता है जो शेयर की प्राइसेस मार्केट में ऊपर नीचे होंगी उसकी वजह से आपको प्रॉफिट होगा। इन 10 रुपए का शेयर खरीदा था, कुछ दिनों बाद वो 15 रुपए का या 20 रुपए का हो गया, आपने उसको सेल कर दिया तो वो 5-7 रुपए जो आपको एक्स्ट्रा बेचे वो आपको कैपिटल गेन मिल गया। इसके अलावा सिर्फ शेयर, में एक खास पेपर की बात कर रहा हूं, इसके अलावा कोई भी पेपर किसी भी नाम से हो, टी बिल्स के नाम से, कमर्शियल पेपर के नाम से, बैंकर एक्सेप्टेंस के नाम से, बॉन्ड्स के नाम से, मुख्तलिफ पेपर है जो आपको हंड्रेड्स ऑफ पेपर है मुख्तलिफ नामों से मिलेंगे।
कोई भी पेपर खरीदेंगे उसके ऊपर आपको क्या पे मिलेगा, उसके ऊपर आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कंपनी आपको पेपर देगी, फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा, कंपनी कहेगी कि जी हर साल मैं इसके ऊपर आपको 10% जो है वो इंटरेस्ट दूंगी, तो हर साल उसके ऊपर 10% हमें प्रॉफिट मिलता रहेगा इंटरेस्ट की फॉर्म में। लेकिन शेयर एक ऐसा पेपर है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि क्या मिलता है, डिविडेंड। प्रॉफिट ज्यादा होगा ज्यादा प्रॉफिट डिविडेंड मिल जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड आपको कम मिलेगा। तो फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है, ऐसी मार्केट जहां पे इन सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग होती है, जो मैंने मुख्तलिफ नाम बोले हैं आपके सामने। अंडरस्टैंड द डेफिनेशन बेटा? जी सर। डेफिनेशन यस समझ आ सर। गई? अच्छा, अब इसकी टाइप्स डिस्कस करते हैं कि कौन सी मार्केट में किस तरह के पेपर मिलते हैं। पहली मार्केट है बेटा हमारे पास प्राइमरी मार्केट। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स बेटा हम पढ़ने लगे। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, ये जो आपके सामने नीचे टाइप या लास्ट टॉपिक लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, पहली मार्केट है बेटा हमारे पास प्राइमरी मार्केट। अच्छा, प्राइमरी मार्केट क्या होती है? द मार्केट, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप इसको सुन लीजिएगा। द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज issued by the company first time sold in that market। यानी ऐसी मार्केट जहां पे आपको वो सिक्योरिटीज मिलेंगी जो कंपनी पहली दफा इशू करती है। यानी कोई भी नया पेपर जो इससे पहले मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जब वो किसी भी पहली दफा जब इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जहां जहां वो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा वो आपकी प्राइमरी मार्केट है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी पेप्सी कंपनी है, वो एक नया पेपर लेके आई नए नाम से और उसने मार्केट में इशू कर दिया। जहां जहां वो इशू करेगी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान में अगर उसने इशू किया तो पूरे पाकिस्तान आपकी प्राइमरी मार्केट बन जाएगी। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, द सिक्योरिटीज इशूड बाय द कंपनी फर्स्ट टाइम वर सोल्ड। यानी जो कंपनी पहली दफा सिक्योरिटीज इशू करती है उसमें वो सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग होती है। फॉर एग्जांपल कुछ अर्सा पहले एंग्रो ने एंग्रो रुपया के, एंग्रो कंपनी है जो एंग्रो यूरिया वाले जो है, एंग्रो कंपनी है, उसने एक एंग्रो रुपया के नाम से एक सिक्योरिटी इशू की थी। तो जहां जहां पे उसने वो इशू की, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी ये लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में अवेलेबल है, तो लाहौर, इस्लामाबाद और कराची जो है वो आपके लिए प्राइमरी मार्केट बन जाएगा। यानी इस मार्केट में वो सिक्योरिटी पहले से अवेलेबल नहीं होती। कोई भी नया पेपर किसी नए नाम से जब कंपनी इशू करती है तो जिस मार्केट में इशू करेगी उसको हम प्राइमरी मार्केट बोलेंगे। अच्छा, इस पेपर को इशू करने के दो मेथड हैं। या तो कंपनी, एक होता है डायरेक्ट प्लेसमेंट, यानी ये पेपर मार्केट में दो तरह से बेचा जा सकता है। कंपनी दो तरीके यूज करती है, एक डायरेक्ट प्लेसमेंट होती है और एक होता है इनडायरेक्ट प्लेसमेंट। डायरेक्ट प्लेसमेंट में क्या होता है, मैं इसका थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट प्लेसमेंट के अंदर बेटा कंपनी होती है जो कि इशू करती है। ओके, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ IPO, और ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसके अंदर आप आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या होता है। कंपनी होती है बेटा, कंपनी वो जो पेपर है वो इशू करती है IPO। IPO स्टैंड फॉर एनीवन, एनी आइडिया? इनिशियल पब्लिक ऑफर या ऑफरिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑफर या ऑफरिंग। IPO स्टैंड फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बेटा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है? द फर्स्ट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। ये क्या होती है आपकी? फर्स्ट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। देखें, अब फॉर एग्जांपल आप एक पेपर मार्केट में लेके आए हैं, कोई ना कोई तो उसकी प्राइस आपने सेट करनी है ना। 5 रुपए का मिलेगा, 10 का मिलेगा, 20 का मिलेगा। पहली प्राइस, वो पहली प्राइस जिसके ऊपर कंपनी अपना पेपर इशू करती है मार्केट के अंदर, वो पहली प्राइस कहलाती है बेटा आपकी IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कंपनी क्या करती है, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने एंग्रो की एग्जांपल दी आपके सामने, तो एंग्रो ने 10 रुपीज के ऊपर इशू किया था अपना पेपर, तो वो जो 10 रुपए थे वो 10 रुपए क्या बन गई आपकी? IPO बन गई, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बन गई। अच्छा, अब इसमें होता बेटा ये है कि कंपनी कहती है डायरेक्ट इन्वेस्टर को जो कि आप मेरे फलां जगह पे ऑफिस है, आप आके वहां से सिक्योरिटी खरीद सकते हैं। यानी कंपनी बीच में किसी मिडल मैन को इस्तेमाल नहीं कर रही, कंपनी बीच में किसी भी अदर पार्टी को इन्वॉल्व नहीं कर रही। तो दिस मेथड इज नोन एज डायरेक्ट प्लेसमेंट। डायरेक्ट प्लेसमेंट का मतलब है कि डायरेक्टली कंपनी से जाके आपने खरीदना। फॉर एग्जांपल कंपनी कहते हैं जी मेरे फलां शहरों के अंदर फलां जगह पे ऑफिस हैं, आप वहां पे आए, एप्लीकेशन सबमिट करें और आप जितने आपको चाहिए सिक्योरिटीज आपको दे दी जाएंगी। इसमें कंपनी ने किसी की खिदमात नहीं ली, किसी बीच में किसी बैंक को यूज नहीं किया, बीच में किसी मिडिल मैन को इस्तेमाल नहीं किया। दिस मेथड इज नोन एज डायरेक्ट प्लेसमेंट। अच्छा, इनडायरेक्ट प्लेसमेंट में क्या होता है? सेम बेटा मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ। कंपनी होती है, कंपनी डायरेक्ट प्लेसमेंट दोबारा से बता दें।
मैं बताता हूँ बेटा, एक मिनट में जरा ये लिख लो, मैं बताता हूँ दोबारा। डायरेक्ट प्लेसमेंट के अंदर बेटा आप किसी भी मिडल मैन को इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आप, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप कपड़ों का काम कर रही हैं, आपने कहा जी कि मेरा फलान जगह पे ऑफिस है, आपने डायरेक्ट आके मुझसे, कस्टमर से कहते हैं जी डायरेक्ट मुझसे आके खरीदे, तो दैट इज डायरेक्ट प्लेसमेंट। आपकी कपड़ों की फैक्ट्री है, आप कहते हैं जी ठीक है, अब मैं डायरेक्ट नहीं बेच सकती, आपने बीच में किसी ब्रोकर्स को यूज कर लिया, आपने कहा जी ब्रोकर्स होंगे फलां फलां जगह पे, ये ब्रोकर्स बैठे हैं, उनसे जाके मेरे कपड़े खरीद लें मेरी मिल के। अब वो क्या हो जाएगा, वो इनडायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाएगा। जिस तरह आपके मसूद टेक्सटाइल मिल वालों ने अपने स्टोर भी बनाए हुए हैं, जो उनके स्टोर है वो डायरेक्ट प्लेसमेंट है। अगर वो बीच में शॉप्स के अंदर भी दे रहे हैं, शॉपकीपर भी यूज कर रहे हैं, ब्रोकर्स को भी यूज कर रहे हैं, डीलर्स को भी यूज कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट प्लेसमेंट है। यानी डायरेक्ट प्लेसमेंट का मतलब है कि आपने खुद इन्वॉल्व होना है। इनडायरेक्ट प्लेसमेंट का मतलब है कि आप खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहे, लेकिन आप किसी अदर पर्सन को बीच में लेके आ रहे हैं, मिडिल मैन को बीच में लेके आ रहे हैं। आपने गाड़ी बेचनी है फॉर एग्जाम्पल, और आसान कर देता हूँ, आपने गाड़ी बेचनी है, आपने ऐड लगा दी कि भाई मुझे इस नंबर पर राब्ता कर लो जी, मैं गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ, दैट इज डायरेक्ट प्लेसमेंट। आपने जो गाड़ी है वो किसी शोरूम वाले को दे दी कि भाई आपने मेरी गाड़ी बेचनी है, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट प्लेसमेंट। अब वो शोरूम वाला बीच में मिडिल मैन आ गया, दोनों के दरमियान, सेलर और बायर के दरमियान, तो वो जो शोरूम वाला है वो फ्री में तो काम नहीं करेगा, डेफिनेटली वो कोई ना कोई फीस चार्ज करेगा, वो मैं आपको भी यहाँ पे बताऊंगा इंटरेक्ट प्लेसमेंट के अंदर। आगे बेटा, डायरेक्ट और इंटरेक्ट की समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अब इंटरेक्ट प्लेसमेंट में देखें कंपनी ने क्या किया, बीच में किसी बैंक को इन्वॉल्व कर लिया। देखें मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा बैंक का, और वो बैंक जो है वो आईपीओ प्राइस के ऊपर इन्वेस्टर को बेचेगा। यहाँ पे हमने किसी भी मिडिल मैन को इस्तेमाल नहीं किया था, इसमें यहाँ पे कंपनी और, यानी आप ये कह लें कि बायर और सेलर यहाँ पे इकट्ठे हैं, यानी यहाँ डायरेक्ट मीट करेंगे। यहाँ पे जो बायर एंड सेलर है वो डायरेक्ट मीट नहीं करेंगे, बल्कि वो बैंक के थ्रू मीट करेंगे, यानी बैंक जो है वो बीच में मिडिल मैन का रोल प्ले करेगा। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी किसी बैंक को हायर करती है, बैंक वो सिक्योरिटीज पकड़ता है और मार्केट में सेल करता है, और लोगों से कहता है जी कि फलां फलां मेरी ब्रांचेज हैं, वहां पे जाके आपकी मेरी ये कंपनी की फलां कंपनी की जो सिक्योरिटीज है वो आप खरीद सकते हैं। तो पहला मेथड था बेटा डायरेक्ट प्लेसमेंट, जिसमें डायरेक्टली कंपनी बेच रही है। सेकंड मेथड है इनडायरेक्ट प्लेसमेंट, जिसमें बैंक बेच रहा है। अच्छा, अब ये जो बैंक होता है, सर इसमें हम कह सकते हैं जो यूनिक की फीस हम सबमिट कराते हैं बैंक के अंदर, डायरेक्ट अगर एक यूनिक को दें या बैंक के अंदर सबमिट कराए, वो भी आ सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में? वो सिंपल बेटा, अगर आप डायरेक्ट बैंक और आप हैं तो फिर वो डायरेक्ट प्लेसमेंट है। लेकिन अगर आप बीच में किसी मिडिल मैन को यूज, चले मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ यार, मैंने फीस जमा करवानी थी, ठीक है, मैं बैंक ब्रांच में गया, मैंने फीस जमा करवा दी, दैट इज डायरेक्ट सबमिशन। इनडायरेक्ट में क्या हुआ, मैंने अपने एक स्टूडेंट को भेजा, मैंने कहा यार तुम जाओ ये फलां जगह पे जाकर मेरी फीस जमा करवाओ। अब वो मैं खुद नहीं गया, मैंने बीच में किसी बंदे को इन्वॉल्व कर लिया और उसने जाके मेरी जगह पे फीस जमा सबमिट करवा दी। बात समझ में आई? यानी जब आप किसी की सर्विसेज लेंगे तो वो इंडायरेक्ट प्लेसमेंट है, अगर आप सर्विसेज नहीं लेंगे, डायरेक्ट काम कर रहे हैं, तो वो आपकी डायरेक्ट प्लेसमेंट है। ओके जी। यस सर। बैंक ऑफर टू सर सर्विस, इनडायरेक्ट प्लेसमेंट में जो, बोलने बेटा। सर ये इनडायरेक्ट प्लेसमेंट में सिक्योरिटी की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं या ना, फिक्स रहेंगी? ये देखिए मैंने क्या लिखा बेटा, यहाँ पे मैंने वर्ड क्या लिखा, अगर आप डायग्राम देखिए मैंने क्या लिखा, कंपनी भी आईपीओ प्राइस पे देगी और बैंक भी क्या देगा, ये देखो मैंने क्या लिखा आगे, जी बैंक भी आईपीओ प्राइस पे देगा। अगर सिक्योरिटी की जी सर। प्राइस 10 रुपए है तो बैंक से भी 10 का मिलेगा, कंपनी से भी 10 का मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, बैंक को क्या फायदा? बैंक बेटा, इसके लिए मैं बैंक आपको को क्या देखिए, फायदा? ये देखिए मैं आपके लिए ये देखिए नीचे लिख रहा हूँ, ये मैं भी वही स्टार्ट किया था कि बैंक जो है बेटा वो दो किस्म की सर्विसेज देता है बेचने के लिए। एक होती है अंडरराइटिंग और एक होती है बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग। बैंक जो होता है बेटा वो इसके लिए आपसे अपनी फीस चार्ज करेगा, याद रखिएगा, बैंक फ्री में नहीं आपकी सिक्योरिटी बेचेगा। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि बैंक से लेंगे तो महंगी मिलेगी, कंपनी से लेंगे तो सस्ती मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। सिक्योरिटी की प्राइस एक ही होती है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा आईपीओ, आईपीओ का मतलब होता है कि इसने इनिशियल पब्लिक ऑफर पे मिलना, जो भी प्राइस पहली दफा सेट हुई है। अगर 10 रुपए है तो कंपनी से भी 10 का मिलेगा और बैंक से भी 10 का मिलेगा। अच्छा, अब बैंक क्या जी करता है, सर। बैंक दो किस्म की बेटा सर्विसेज ऑफर करता है, एक होती है अंडरराइटिंग और एक होती है बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग। इन दोनों में फर्क क्या है, पहले आपने इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। अंडरराइटिंग में ये होता है कि बैंक कंपनी से सिक्योरिटीज लेता है और मार्केट में उसको सेल करता है। अगर सिक्योरिटीज बिक गई तो डेफिनेटली कंपनी को तो पैसे उसने देने देने हैं, लेकिन अगर सिक्योरिटीज नहीं बिकती तो वो सारी की सारी सिक्योरिटीज बैंक को खुद खरीदनी पड़ेगी। यानी अंडर राइटिंग में ये मुआहदा होगा कंपनी और बैंक का कि बैंक कहेगा जी मैं इसको बेचूंगा 10 रुपए के हिसाब से, फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपए आईपीओ प्राइस है, अगर सिक्योरिटीज बिक गई तो कंपनी को 10 रुपए के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे और बैंक अपनी फीस चार्ज करेगा जो भी तय हुई होगी। लेकिन अगर कंपनी की सिक्योरिटीज नहीं बिकती तो वो सारी की सारी किसको खरीदनी पड़ेंगी, वो बैंक को खरीदनी पड़ेंगी। चाहे एक भी सिक्योरिटी बाहर नहीं बिकी तो अगर वो सारी की सारी बैंक खुद खरीदेगा। इसमें रिस्क कंपनी फेस कर रही है, बैंक फेस कर रहा है?
बैंक बैंक सर फेस कर बैंक बैंक फेस कर रहा है। देखें अगर एक भी सिक्योरिटी ना बिकी तो सारी की सारी बैंक को खरीदनी पड़ेगी, लेकिन बेटा बैंक इतना पागल नहीं होता। बैंक जो होता है जब वो उसको खरीदनी पड़ेगी तो फिर वो क्या रहेगा, कहेगा कंपनीज के कि मैं आपकी सिक्योरिटी आईपीओ प्राइस पे नहीं बल्कि लेस देन आईपीओ खरीदूंगा। फॉर एग्जांपल अगर उसकी मार्केट प्राइस आपने 10 रुपए रखी है तो बैंक में भी आपसे 8 रुपए में या 7 रुपए में खरीदे, सस्ता खरीदेगा बैंक आपसे। इसलिए सस्ता खरीदेगा क्योंकि मार्केट में बिकी नहीं, पता नहीं आगे इसकी प्राइसेस बढ़ेंगे या ना बढ़े, क्योंकि इसमें रिस्क बैंक ले रहा है। और ये कंपनी के साथ पहले से तय होता है कि अगर आप अंडरराइटिंग करेंगे और सिक्योरिटीज नहीं बिकेंगी तो इस रेट के ऊपर मैं खरीदूंगा। कंपनी को ये फायदा हो जाता है कि चलो यार ठीक है, अगर 10 रुपए के हिसाब से बिकती, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1000 सिक्योरिटीज बेचनी है तो 10,000 रुपया मिलना था। अब बैंक जो है वो 8 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है, तो चलिए 8,000 मिल जाएगा, लेकिन 2,000 का कंपनी को नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन कम से कम ये तो नहीं है ना कि कंपनी को बिल्कुल पैसे नहीं मिल रहे। इसमें जो रिस्क होता है अंडरराइटिंग में वो बैंक फेस कर रहा है। लेकिन बेटा बैंक इसमें जो वो सिक्योरिटीज जो सेल नहीं होंगी वो बैंक किस पे खरीदेगा, लेस देन आईपीओ प्राइस पे खरीदेगा। लेकिन नो डाउट फिर भी रिस्क बैंक ही फेस कर रहा है, क्योंकि कंपनी को तो पैसे मिल गए, कंपनी तो पैसे लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगी। हाँ अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर गई तो मे बी जो बैंक ने अपने पास सिक्योरिटीज खरीद के रखी थी इनकी प्राइसेस मार्केट में इंक्रीज हो जाए तो बाद में बेच दे, कुछ अरसे बाद 5 माह 6 माह 7 माह साल बाद उसको बेच दे, लेकिन तब तक बैंक का पैसा क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। अंडरस्टैंड अंडरराइटिंग बेटा, समझ आ गई? यस सर। जी सर। अच्छा, बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग में बैंक ये कहता है जी कि आप मुझे सिक्योरिटीज दे दें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इनको बेचने की, जो सिक्योरिटीज बिक गई वो भी आपकी और जो नहीं बिकी वो कंपनी को वापस कर दी जाएगी, और इसके लिए मैं आपसे इतने पैसे चार्ज करूंगा। बिक गई तो भी आपकी, ना बिकी तो भी कंपनी की, मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूंगा लगाने की, बिक गई तो भी आपकी, ना बिकी तो भी आपकी। अब इसमें रिस्क कौन फेस कर रहा है? कंपनी सर। इसमें बेटा रिस्क कंपनी फेस कर रही है। तो ये बेटा हमारी पहली मार्केट है जिसका नाम है प्राइमरी मार्केट, जहां पे आपको वो सिक्योरिटीज मिलेंगी जो कंपनी पहली दफा मार्केट में इशू करती है। और यहाँ पे दो तरह से आपको सिक्योरिटीज मिल सकती हैं, डायरेक्ट प्लेसमेंट के थ्रू और इनडायरेक्ट प्लेसमेंट के थ्रू। इनडायरेक्ट प्लेसमेंट में कंपनी बैंक्स को इन्वॉल्व करती हैं। बैंक्स आपको दो किस्म की सर्विसेज ऑफर करते हैं, एक अंडरराइटिंग और एक बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग। यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। हमारी वीडियो एंड होने वाली है, जल्दी जल्दी कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ ले। ये हमारी पहली मार्केट। सर ये जो डायरेक्ट ऑफरिंग है सर, जो इसके अंदर ज्यादा कंपनी फायदे में नहीं रहती? कंपनी बेटा इसमें कंपनी को फिर रिस्क भी तो है ना, अगर एक भी ना बिकी फिर क्या करेगी कंपनी? आपके तो पेपर आपको वापस मिल जाएंगे सारे के जी सारे। सर। हमारा मकसद तो पैसे इकट्ठे करना था। अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जी देखें सर। तो हाँ, लेकिन कंपनी को ये फायदा है कि 10 रुपए वाली चीज 10 रुपए की बिकेगी और वो आपको वापस आ जाएंगे पैसे आपको, ये फायदा है कंपनी को। लेकिन अगर एक भी नहीं बिकी क्या करेंगे? क्वेश्चन इज दैट। ठीक हो गया? सर ये तो उससे पहले आइडिया होगा वो कंपनी को सर। जी डेफिनेटली बेटा, देखें कोई कंपनी बिल्कुल अगर न्यू होती है ना तो उसको रिस्क होता है, पता नहीं लोग खरीदे ना खरीदे, तो वो अंडरराइटिंग की तरफ जाएगी। लेकिन अगर कोई जी। कंपनी वेल डेवलप्ड है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो मे पॉसिबल वो बेस्ट एफर्ट की तरफ चले जाए। नेस्ले कंपनी है, नेस्ले को पता है मेरा नाम ही काफी लोगों ने खरीद लेनी मेरी सिक्योरिटी, तो वो मे भी बेस्ट एफर्ट्स जी ऑफरिंग की तरफ चली जाए। जी सर। चलें बेटा यहीं पे स्टॉप करते हैं, हमारी वीडियो एंड होने वाली है, लास्ट मिनट चल रहा है। तो सीआर साहब बैठे हुए हैं तो बेटा अटेंडेंस मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? जी सर। जी सर। बाकी टाइप्स बेटा अभी से स्टार्ट करेंगे। सर रोल नंबर अल्लाह 28 उनको कोरोना हो, उनकी ना तबीयत नहीं ठीक, वो क्लासेस नहीं ले रही, वो कह रही थी कि मेरी अटेंडेंस लगा दें। ये आप बता दीजिएगा बेटा, नोट कर लें सीआर साहब, 28 रोल नंबर भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है? उनका भी मुझे भेजिए। 48 चलें बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।